अस्सलामुअलैकुम। बेटे आवाज आ रही है? चले बेटे, क्लास को शुरू करते हैं। आप दो ही मौजूद हैं, बाकी सब तो होते ही नहीं है। 9th बी का ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है हमारा। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास जो है ना वो टॉपिक था। कल हमने जो डिस्कस किया था वो था डॉबरनियर्स लॉ। ठीक है, आज हमने पढ़ना है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को। अच्छा, हम ये पढ़ रहे थे कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे हुई ना। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हमने जो है वो बात करी कि एटॉमिक वेट की बेस पर पहला वाला जो लॉ है हमारा, बेटे रिकॉर्डिंग होगी फिर रिकॉर्डिंग भेज देंगे और क्या करें। ठीक है, तो अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अच्छा जी, तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि एवरेज लिया था मेंडलीव ने, 3 3 का ग्रुप बनाया था और उसके बाद फिर जो है वो उसने कहा कि भाई बीच वाले के बराबर है और बीच वाला जो है वो हमारा नहीं आ रहा था, तो ये लॉ फेल हो गया। बेटे गैलेक्सी S6 नाम बताओ बेटे अपना। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में मैंने आपको कल ये बात बताई कि ऑक्ट का मतलब 8 होता है। ठीक है, इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। सही है, मैं अब बुलेट पॉइंट्स लिखता रहूंगा क्योंकि हमें पेपर में ये आएगा नहीं ना, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। मैं सिर्फ आपको इसको बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसका मकसद क्या है, कि हम आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होगा। तो हमारे पास जो है वो इसने क्या किया, इसने किया अरेंज द एलिमेंट्स, अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू, arrange the elements according to increasing atomic weight।
इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से। ठीक है भाई, जब इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से जब अरेंज किया, तो मैं यहाँ एलिमेंट्स लिखता हूँ कि इसने कैसे लिखे ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसने ये 16 एलिमेंट्स अरेंज किए। ये 16 एलिमेंट्स हैं, इनके मैं एटॉमिक वेट भी लिखता हूँ, थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि नजर आ जाए। इसका एटॉमिक वेट 7, लिथियम का एटॉमिक वेट 7, बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, एसआई का 31, नहीं सॉरी 28, 28, 31, 32, 35.5, 39 और 40। ठीक है, इसने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद इसने ये बात बोली, मैं हाइलाइटर से बताता हूँ, कि पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होगी उसके 8वें एलिमेंट पे। पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होगी उसके 8वें एलिमेंट पे। यानी लिथियम पहला है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यानी इस एलिमेंट पे प्रॉपर्टी रिपीट होगी। यानी अगर मैं लिथियम की प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो किस पे रिपीट होगी भाई, सोडियम पे रिपीट होगी। अगर मैं कार्बन की बात करूं कि कार्बन है, तो कार्बन पहला एलिमेंट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यानी अब जो प्रॉपर्टी रिपीट होगी वो किस पे रिपीट होगी भाई, सिलिका पे। तो इसने कहा कि पहले कोई भी एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके 8वें एलिमेंट पे अगर रिपीट होगी तो उस लॉ को नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव का। उसको नाम क्या दिया गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया गया। ठीक है भाई, क्लियर है बात। जी भाई, बोले अब्दुल गनी, कुछ कह रहे हैं क्या। आपने वो हैंड रेस किया ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने हैंड रेस किया था, मैं चैनल ओवर कर देता हूँ। तो भाई इसने ये बात कही कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें पे रिपीट होगी। इस 8वें का जो इसने पाड़ा कर लिया था ना भाई कि 8वां 8वां 8वां, बट कुछ वक्त के बाद इसका ये लॉ फेल हुआ। लॉ जो फेल हुआ उसके पीछे क्या कहानी है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। जब इसने लॉ दिया था उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उसके बाद नोबल गैसेस डिस्कवर हुई जो यहाँ है नियॉन, और यहाँ आई आर्गॉन। अब प्रॉपर्टी 8वें पे रिपीट नहीं हो रही थी। अगर मैं अब काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये 9वां एलिमेंट बन रहा था। यानी प्रॉपर्टी अब कहाँ रिपीट हो रही थी, 9वें एलिमेंट पे रिपीट हो रही थी। तो इसलिए ये लॉ फेल हुआ, क्योंकि इसने अपने लॉ को नाम क्या दे दिया था, ऑक्ट, यानी 8 का। और अगर प्रॉपर्टी 9वें पे रिपीट होती तो ये बात तो ठीक नहीं है कि भाई आप नाम जो है वो 8 का दे रहे हो और रिपीट 9वें पे हो रही है। तो इसीलिए इसका लॉ क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है जी, इसका जब लॉ फेल हुआ तो उसके बाद कौन आया, जब लॉ फेल हुआ इसका तो उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया, तीसरा साइंटिस्ट, और वो साइंटिस्ट का नाम है लॉथर मेयर्स। लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन क्या कहती है भाई,
लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या हुआ, लॉथरमेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी 1869 में। लॉथरमेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन कब दी थी भाई? 1869 में दी। और जब लॉथरमेयर ने क्लासिफिकेशन दी थी तो उस वक्त तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनकी तादाद है कितनी? 56। लॉथरमेयर ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया या जब अपनी क्लासिफिकेशन दी तो उस वक्त एलिमेंट्स की तादाद थी 56, यानी 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए हुए थे। तो क्या हुआ भाई आगे? इसने क्या किया, इसने एक ग्राफ बनाया। इसने क्या किया? एक ग्राफ बनाया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ग्राफ। ठीक है भाई, नजर आ रहा होगा सबको ये ग्राफ। ये पेज नंबर 66 या 60 पर है शायद। ठीक है, आपको अगर बुक में देखना हो तो बुक में देख लिएगा, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो हमारे पास इसने ये ग्राफ बनाया, और इसने ग्राफ बनाने के बाद क्या कहा? इसने कहा कि भाई जो पीक पर एलिमेंट है ना, यानी जैसे ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये एक ग्रुप में है। फिर ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये दूसरा ग्रुप। फिर उसके बाद आया भाई ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक और ग्रुप। तो इस तरह से इसने ना ग्रुप्स और पीरियड, ग्रुप्स का और पीरियड का तस्करा किया। किसका तस्करा किया? ग्रुप्स का और पीरियड्स का। बट इसने पीरियड्स को पीरियड्स नहीं, सीरीज का नाम दिया था। ठीक है भाई, इसने ग्रुप्स को नहीं, इसने किस चीज का नाम दिया था? सीरीज, यानी पीरियड्स का नाम। पीरियड और सीरीज, सीरीज भी कहते थे लोग, पीरियड भी कहते थे। इसका जो लॉ फेल हुआ वो क्यों हुआ, और इसने क्या बात कही, इसका लॉ कितने अरसे तक चला, जरा इसको भी देख लेते हैं। इसने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे न्यूलैंड ने क्या कहा? न्यूलैंड ने कहा कि भाई प्रॉपर्टी रिपीट होगी कहाँ? 8वें एलिमेंट पे। यानी उसने एक चीज स्पेसिफाई कर दी कि भाई जो भी होगा 8वें पे होगा, 7वें पे भी नहीं होना चाहिए, 9वें पे भी नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए भाई? 8वें पे होना चाहिए। तो इस वजह से इसका लॉ फेल हुआ। लॉथरमेयर ने क्या किया? लॉथरमेयर ने बोला यार इसका तो 8वें वाली बात पे रिपीट होने पे मसला हुआ। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं एक फिक्स पोजीशन बताता ही नहीं हूँ। उसने एक फिक्स नंबर नहीं बताया कि भाई प्रॉपर्टी कौन से नंबर पे रिपीट होगी। उसने क्या कहा? उसने अकलमंदी की। अकलमंदी क्या की? उसने कहा प्रॉपर्टी रिपीट्स प्रॉपर्टी रिपीट्स आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। इसने जो टर्म यूज किया वो क्या यूज किया? स्पेसिफिक इंटरवल का टर्म यूज किया। स्पेसिफिक इंटरवल से मुराद कि एक मखसूस वक्फे के बाद। ठीक है जी, एक मखसूस वक्फे के बाद। मैं यहाँ उर्दू में लिख देता हूँ, मखसूस वक्फे। ठीक है, उर्दू की राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी भाई। मखसूस वक्फे के बाद एक रिपीट अगर प्रॉपर्टी हो रही है तो वो लॉ किसने दिया? लॉथरमेयर ने। अब लॉथरमेयर ने, आप देख ले कि इसने ये नहीं कहा 8वें पे होगी, 9वें पे होगी, 11वें पे होगी, 12वें पे होगी। उसने कहा भाई एक वक्त के बाद रिपीट होगी। ठीक है, यानी हाथ पांव कटवा लिए भाई। बोला कि नहीं भाई अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन से नंबर पे होगी, मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई बस होगी, रिपीट होगी। अब ये कब होगी, कौन से नंबर पे होगी, मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने भी ये बात बता दी तो मेरा भी लॉ फेल हो जाएगा। ऐसा ही है ना भाई। तो इसने क्या किया? इसका लॉ तो फेल होना नहीं चाहिए था, मगर एक साइंटिस्ट आया। वो साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीफ। ठीक है जी, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई? मेंडलीफ। चौथा जो लॉ आया वो आई क्या? मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन आई।
मेंडलीव की क्लासिफिकेशन भी कब आई भाई? मेंडलीव की क्लासिफिकेशन भी 1869 में ही आई, उसी साल आई, उसी साल आई है भाई, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसी साल आई। और जब इसने अपनी दी थी तब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हुए थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हुए थे भाई? 63। लॉथरवेयर में कितने थे? 56 और 63 हो गए थे। तो 63 बहुत ज्यादा कोई एलिमेंट्स नहीं है। अब मेंडलीव के लॉ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से लॉथरमेयर फेल हो गया? क्या लगता है आप लोगों को क्या हुआ? हालांकि कोई बात भी नहीं करी कि यार ये तो कोई छठे पे आठवें पे नवे पे रिपीट हो रही हो। ऐसी क्या बात हुई कि मेंडलीव जो है वो हमारे पास फेल हो गया? मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेंडलीव, मैंने कल भी दिखाया था। जरा मेंडलीव पे भी तबसरा कर लेते हैं कि मेंडलीव साहब कौन थे। मैंने कल ये एक बुक दिखाई थी भाई, जो नहीं थे वो भी देख लें। ये रहे हमारे मेंडलीव बाबा। ठीक है भाई, ये थे डिमिट्री मेंडलीव नाम था इनका। इन्होंने अपना लॉ दिया था 1869 के अंदर। इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से इनका इतना नाम है भाई? कोई ऐसी तो वजह होगी ना कि आज तक इसको याद किया जा रहा है। बाकी किसी को तो नहीं याद होता, लॉथरमेयर कोई याद नहीं रखता, न्यूलैंड कोई याद नहीं रखता, बट मेंडलीव को सब याद रखते हैं। तो इसने ऐसा क्या काम किया? देख लिया भाई, बाबा जी को देख लिया आप लोगों ने? ये हमारे मेंडलीव साहब थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे, वो एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रिडिक्शन की। वो एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी क्या की? प्रिडिक्शन की कि भाई ये एलिमेंट डिस्कवर होगा और ये इस जगह पर आएगा। लॉथरमेयर ने ये काम नहीं किया। लॉथरमेयर ने ये काम नहीं किया, इसीलिए लॉथरमेयर क्या हो गया? फेल हो गया। और मेंडलीव का क्लासिफिकेशन चलने लगी। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन भी बेस्ड किस पे करती है? इसकी क्लासिफिकेशन भी बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। ठीक है जी, इसकी भी एटॉमिक वेट पर ही बेस कर रही है। इसकी भी एटॉमिक वेट पर ही बेस कर रही है। मगर इसने क्या किया? इसने प्रिडिक्शन की। क्या की? प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का क्या मतलब होता है भाई? आगे की चीज का बता देना ये होगा। इसने क्या की? प्रिडिक्शन की। किसकी? ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे उन एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन की। और ये बहुत बड़ा काम था कि एक चीज जो अभी है ही नहीं और वो आएगी और उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हो आप, तो भाई ये बहुत ही बड़ा काम है। ठीक है, साइंस में ये बहुत बड़ा काम है, प्रिडिक्शन करना। है ना? फ्यूचर पे तो हम प्रिडिक्शन नहीं करते। जैसे मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं तो नहीं कह सकता ना भाई कि मैं आधे घंटे बाद भी जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। मैं ये प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकता। है ना? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है भाई मैं कोचिंग से निकल रहा हूँ और मर जाऊँ, कुछ भी हो सकता है ना? तो हम तो प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, बट साइंस में प्रिडिक्शन पॉसिबल है। साइंस में है पॉसिबल। साइंस में क्या है भाई? यार ये एलिमेंट ऐसा है, इससे ये भी तो हो सकता है, इससे ये भी तो हो सकता है, इससे ये काम भी तो हो सकता है। तो ये प्रिडिक्शंस होती थी साइंस के अंदर। तो इसने क्या किया था? एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन करी। और इसको ये आइडिया कैसे आया? इसने देखा कि भाई एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट में बहुत फर्क है, इसका मतलब इसके दरमियान कोई एलिमेंट आएगा। तो इसीलिए उसने जगहें छोड़ दी। फिर इसने एक और काम किया भाई, इसने ग्रुप्स और पीरियड्स बताए। इसने क्या बताया? ग्रुप्स और पीरियड्स का बताया। इसने डिफाइन किया कि ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। क्या पता है आप लोगों को ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं? अच्छा जी, ग्रुप किसे कहते हैं भाई? वर्टिकल कॉलम्स को
ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। मेंडलीफ ने कहा कि उसके पास 8 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 से लेकर 8 तक ग्रुप्स हैं, और इसने कहा कि इसके पास 12 पीरियड्स हैं। ठीक है जी। तो वर्टिक ग्रुप्स, और इसको हम अगर मैं बनाऊं कि अगर कोई पीरियोडिक टेबल अगर मैं बनाता हूं, ये बन ही नहीं रहा यार, चलो 1 मिनट रुको, मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये इस तरह से, ये क्या है, ग्रुप। ठीक है, और इसी तरह का हमारे पास क्या बनेगा, ये पीरियड है ऐसे। चले अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमारी बात हो रही थी ग्रुप्स और पीरियड्स की। तो जो ऐसे हमारे नीचे वाले ये जो बनाया ना मैंने, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे, ये वर्टिकल है ना, खड़ा हुआ। वर्टिकल क्या होता है हमारा, ग्रुप्स, और ये जो लेटे हुए हैं ये हमारे पास क्या है, पीरियड्स। ठीक है, तो एक पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती है, ग्रुप और पीरियड। मेंडलीव ने कहा कि उसके पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, 8, 1 से लेकर 8 तक। और इसको इन्होंने रोमन में लिखा है, किसमें लिखा है, रोमन नंबर्स में लिखा है। और पीरियड बताया इसने कितने भाई, 12 पीरियड। और क्या बातें की भाई मेंडलीव ने, मेंडलीव की और बातों को भी तो हम डिस्कस करें ना। इसने और क्या काम किया, इसने वैलेंसी का बताया, वैलेंसी नंबर बताया। वैलेंसी नंबर किसे कहते हैं भाई, वैलेंसी नंबर से मुराद कि इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। ठीक है जी, मैंने ये बात पढ़ाई थी अभी, हम लोगों ने चैप्टर 3 में ये सारा डिस्कस किया था कि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है।
ये आखिरी शेल को क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। मैं यहाँ लिख देता हूँ किसको कहते हैं भाई, आखिरी। आखिरी शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। चलें मुझे बताएं जरा कि मेरे पास है सोडियम। सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन। बताओ के में कितने आएंगे, एल में कितने आएंगे और एम में कितने आएंगे? अब्दुल गनी मैसेज करो बेटे। के में 2 आएंगे, एल में 8 आएंगे और एम में 1 आएगा। अब ये जो एम है ना, ये इसका कौन सा शेल है? वैलेंस शेल है। ये इसका क्या है? वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसने कहा कि जिसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप होगा। जिस शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उसका नंबर ग्रुप का वही होगा। जैसे अगर सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन से ग्रुप में होगा? बेटे तुम, आप लोग जवाब नहीं देते हो, या तो जवाब इसलिए नहीं दे रहे कि बात समझ नहीं आ रही। कोई एक जो मैसेज कर देता हो, सिर्फ एक अरहम का मैसेज आता है बस, बाकी सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। आपका नेट का इश्यू होगा ना, बाकी सबका तो नहीं होगा ना। आपका तो फिर मैसेज आ रहा है, अब्दुल गनी जवाब नहीं देता, सुहेल जवाब नहीं दे रहा, ताहा जवाब नहीं दे रहा, मजहर जवाब नहीं दे रहा, माहिरा बेटा आप भी जवाब नहीं दे रहे। या तो समझ नहीं आ रही बात, ये तो पुरानी बात पूछी है मैंने। भाई वैलेंस शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रुप 1। अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप हो जाएगा ग्रुप 1। नेट तो मेरा भी इशू कर रहा है भाई। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ, अब अगर नहीं समझ आया तो बताना फिर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। बताओ के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में कितने आएंगे और एम में कितने आएंगे? हाँ बेटा मेरा नेट भी अटक गया, आप लोगों का मैसेज तो आ गया बट मैंने जो लिखा वो अभी तक नहीं पहुंचा आपके पास। बेटे करता हूँ 1 मिनट। हाँ हाँ बेटे वो शेयरिंग चली गई होगी, आ रही है, आ रही है रास्ते में। हाँ जी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। आप लोगों को बताना था के में कितने आ रहे हैं, तो भाई 2 लोगों ने जवाब दिया, के में आ रहे हैं 2, एल में आ रहे हैं 8 और एम में आएंगे कितने? 7। अब इसका वैलेंस शेल ये है, ठीक है, आखिरी शेल कौन सा होता है? वैलेंस शेल होता है। अब बताओ इसका ग्रुप क्या होगा?
हाँ भाई, अब इसका ग्रुप क्या होगा? इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप क्या होना चाहिए? क्यों भाई 3 क्यों होना चाहिए? तो तुमने क्या सोच के 3 बोला? कोई वजह होगी ना 3 बोलने की, कि तुम्हारे जहन में कोई बात आई होगी बेटे कि इसको 3 होना चाहिए, क्यों है 3? यहाँ कोई नंबर भी 3 नहीं लिखा हुआ, फिर भी तुम कह रहे हो 3 होगा। मैंने अभी बात बताई कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 ग्रुप। ग्रुप वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 7। ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, तुमने कम से कम सोचा तो सही ना, कम से कम के 3 शेल है तो 3 ग्रुप। मगर देखो ना, अगर 3 शेल होते तो फिर इसका भी ग्रुप 3 होना चाहिए था, इधर भी तो 3 शेल है Na में। तो इसका ग्रुप क्या है भाई? इसका ग्रुप 7 है। इसका ग्रुप क्या है भाई? इसका ग्रुप 7 है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आप लोगों को, वो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं लेते, चलो कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 6। बताओ के में कितने होंगे और एल में कितने होंगे? बिल्कुल ठीक बताया तुमने अब्दुल गनी, बिल्कुल ठीक बताया। के में 2 हैं और एल में 4 है। के में 2 हैं और एल में 4 है। ठीक है नी, 2 और 4 6। अब इसका वैलेंस शेल क्या है? एल। ये है इसका वैलेंस शेल। ठीक है, ये इसका क्या है? वैलेंस शेल। तो बताओ अब इसका ग्रुप क्या होगा? अब इसका ग्रुप क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है भाई, अब इसका ग्रुप क्या हो गया? 4 हो गया। तो यानी वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या बता रहा है हमें? ग्रुप बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? भाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उससे ग्रुप पता चलेगा। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ग्रुप पता चलेगा। ठीक है, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ग्रुप का पता चलेगा। ठीक है भाई। इसके अलावा इसने क्या किया? एटॉमिक वेट भी ठीक किया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एटॉमिक वेट भी किया इसने। रेक्टिफिकेशन ऑफ एटॉमिक वेट। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई? सही करना। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सही करना। इसने क्या किया? एटॉमिक वेट सही किया। कुछ एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट पहले गलत था, इसने सही किया। जैसे बोरॉन था, बोरॉन का एटॉमिक वेट पहले था 17, इसने इसे सॉरी 16 था, 16 था, इसने इसे सही करके 11 किया। इसी तरह एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट पहले 40 था, इसने इसको सही करके कितना किया? 27 किया। तो यानी वो एलिमेंट्स जिनका पहले एटॉमिक वेट गलत था वो भी इसने सही किया। ठीक है भाई। बट इसका लॉ भी क्या हुआ? फेल हुआ। फेल तो नहीं हुआ, बट इसके लॉ में भी कुछ चेंजेस आई। वो चेंजेस कौन लाया, किस तरह से हुई, वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कल। तो ये बातें आपने कुछ भी नहीं लिखनी थी, सिर्फ समझनी थी। तो समझाना मेरा मकसद था। अब काम शुरू होगा हमारा कल से, यानी हम कल पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कल हम पढ़ेंगे क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। और इंशाल्लाह हम कल इससे लिखना शुरू करेंगे कि आपको यहाँ पर याद क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद है। ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि क्लास वैसे ही खत्म होने वाली है। तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 मिनट रह गए। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ लें, नहीं है तो बता दें, ताकि मैं फिर क्लास को एंड करूँ।
ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह इसी टाइम पर, और कल मैं आपको लिंक भेज दूंगा। एक टेस्ट भी आप लोगों का, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।